बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे BSc फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल सॉल्व पेपर, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम OMR पाठ्यक्रम पर होना है, यानी जिनके एग्जाम में इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए आज की क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इस क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस चूज किए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हों या आप DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, आगरा विश्वविद्यालय से हों, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हों, कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, या फिर आप MJPRU बरेली विश्वविद्यालय से हों, लगभग जहाँ पर OMR सीट पर एग्जाम होना है उन सभी के लिए ये क्लास सफिशियंट रहेगी। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। ओके, चलिए तो पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। सभी लोग आंसर भी देने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस का आंसर आप कर पा रहे हैं करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो पहला प्रश्न है, इन ए गिवन एटम no two electron can have the same value of all four quantum number, this is called। यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए परमाणुओं के दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। इनमें दिया गया है कि एक गिवन एटम यानी कि जो दिया गया इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें सेम दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ये वैल्यू यानी कि 4 क्वांटम नंबर पर आधारित है। ये क्या कहलाता है? हुंड रूल कहलाता है, या अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है, या फिर पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहलाता है। तो आपको बता दें ये क्या है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। किसी दिए गए परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये कहता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विल बी। किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने से क्या होता है? ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हमें क्या देखना चाहिए। उनका क्रम हमें देखना है कि कौन सा क्रम है, क्रम क्या रहेगा। अब आपको पता है कि आप देखेंगे कि 1s2, 2s2, 2p6 जो क्रम है उसके अनुसार आपको भरना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए 3d, 4s, 4p, 4d, 5s दिया गया है। बी ऑप्शन कह रहा है 4s, 3d, 4p, 5s, 4d। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, ठीक है, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d। ओके, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 4s, 3d, 4p, 5x और ये क्रम में आपको देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu। यहाँ पर दिया गया है Cu का एटॉमिक नंबर जो कि दिया गया है 29। Cu का कितना है? एटॉमिक नंबर 29 है। और आपको क्या बताना है इसका? आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? Cu का। ओके, तो अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं Cu का। तो क्या होता है भैया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद में किस में जाएगा? 4s2, और उसके बाद में 3d 10 में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, फिर आएगा किसमें? 4s1 में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, सही उत्तर हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही क्रम है और यही कॉपर का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि कैल्शियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ध्यान रखेंगे
कि इसके लास्ट में 4s2 आएगा। क्या आएगा? 4s2 आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको बताना है, किसी एक एनर्जी बताना है किसी एक इलेक्ट्रॉन की जो nth बोर ऑर्बिटल का एक हाइड्रोजन एटम है, उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे या क्या होगा। ठीक है, तो इसका आएगा 3.6/n² EB। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 माइनस 13.6/n² EB। ओके, ध्यान रखेंगे यही ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपका अगला प्रश्न है कि द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ Li2+ आयन जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 3 इन स्मॉलर स्टेट इज। हिंदी में समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की त्रिज्या जो दी गई है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो Li2+ आयन का जो त्रिज्या है वो समान अवस्था में कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये न्यूमेरिकल से संबंधित है, लेकिन इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 0.17 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा? 0.17 एंगस्ट्रॉम इसका करेक्ट उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न दिया गया है द ऑर्बिटल आर कॉल्ड द डीजनरेट व्हेन। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्बिटल कब डीजनरेट कहलाता है। ऑर्बिटल को कब हम डीजनरेट के नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है दे हैव द सेम वेव फंक्शन, यानी कि जब उसके पास सेम वेव फंक्शन होता है तब उसको हम डीजनरेट कहा जाता है। या दे हैव द सेम वेव बट डिफरेंट एनर्जी, जब उनके पास सेम वेव होते हैं लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है तब उनको डीजनरेट कहा जाता है। या फिर दे हैव द डिफरेंट वेव फंक्शन, यानी उनके पास डिफरेंट वेव फंक्शन होते हैं लेकिन सेम एनर्जी होती है तब कहा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है कि दे हैव सेम एनर्जी। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि जब इनके पास सेम एनर्जी होती है, जब ऑर्बिटल के पास सेम एनर्जी होती है तब उसको क्या कहा जाता है? डीजनरेट कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गैलेडियम एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है? 64 का आपको क्या बताना है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना। तो 64 का अगर आप निकालेंगे इसमें एटॉमिक नंबर माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर जेनान F4F7 4D1 और 6S2। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ग्लोडिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ग्लोडिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या दिया गया है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर है, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हु मॉडिफाइड बोर्स थ्योरी बाय द इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिटल फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। बोर के सिद्धांत को किसने संशोधित किया था इलेक्ट्रॉनिक पथ के लिए? ये अंडाकार अक्षों का परिचय किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि बोर के सिद्धांत को किसने संशोधित किया था? बोर के सिद्धांत को किसने संशोधित किया था इलेक्ट्रॉनिक पथ के लिए? जो अंडाकार कक्षों का परिचय वो किसने दिया था? हुंड ने, थॉमस ने, रदरफोर्ड ने या फिर समरफील्ड ने? तो आपको ध्यान रखना है माफ कीजिएगा समरफील्ड। ठीक है, समरफील्ड ने बोर के सिद्धांत को संशोधित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है?
दिया गया द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल इज, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक के अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग के बीच का कोण s ऑर्बिटल है और दूसरे का p ऑर्बिटल है, तो इसका बंद कोण कितना होगा, इसका कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा या फिर 190 डिग्री 1090 डिग्री होगा या फिर 120 डिग्री होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक अतिव्यापन के बीच में जिसका एक ऑर्बिटल s है और दूसरा क्या दिया गया है, p ऑर्बिटल है, तो उसका जो कोण होगा, जो उसका एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री आएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि समबाहु आकृति होती है, समबाहु आकृति किसकी होती है, इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है sp संकरण, दूसरा है sp2 संकरण, तीसरा है sp3 संकरण और चौथा दिया गया है dsp2 यानी कि dsp2 संकरण। तो आपको बता दें समबाहु आकृति जो होती है वो किसकी होती है, वो sp2 संकरण की होती है। समबाहु आकृति किसकी होती है, sp2 संकरण की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ए लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ एटम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के पास लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम नहीं है, H2S, C2H2, BeH2 या फिर CO2। तो इनमें आपको ध्यान रखना है H2S के पास क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट एटम इसके पास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विच एमंग LiCl, BeCl2, BeCl3 एंड CCl4 द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फाउंड द ऑर्डर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि LiCl, BeCl2, BeCl3 और CCl4 में सह संयोजक बंध का चरित्र क्रम पालन करता है। यहाँ पर आपको बताना है, अरेंजमेंट बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये अरेंजमेंट पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम सह संयोजक कोवेलेंट बॉन्ड का अगर हम क्रम का पालन करें तो इसमें आएगा, सबसे पहले आएगा LiCl, उसके बाद में आएगा BeCl2, फिर आएगा BeCl3 और फिर आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यही क्रम सही है कोवेलेंट बॉन्ड के सापेक्ष में। ठीक है, एमंग द LiCl, BeCl2, BeCl3 एंड CCl4 इज द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फाउंड इन द ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सही आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला कथन कह रहा है ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अल्फा पाई बॉन्ड, यानी कि एक सिग्मा बंध एक पाई बंध से कमजोर होता है। क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल ये असत्य है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वीकर नहीं होता है। वो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो इससे स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। ठीक है, तो यही आपका असत्य कथन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला ही असत्य कथन मिल गया आपको कि एक सिग्मा बंध जो होता है वो पाई बंध से कमजोर नहीं होता है। यहाँ पर दिया गया कि कमजोर होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो ये बिल्कुल सत्य है, स्ट्रॉन्गर होता है, ये कथन सत्य है। सी वाला देखते हैं, ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, ये भी कथन सत्य है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ए डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। तो यह भी सत्य है कि डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है किसकी अपेक्षा, सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें गलत आपको ढूंढना था, तो इसमें गलत कथन कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है कि एक सिग्मा बंध जो है वो पाई बंध से कमजोर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, एक sp3 संकरण कक्षक में होता है। आपको क्वेश्चन बताना है, क्या बताना है
कि एक sp3 संकरण में एक sp3 ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, 1/4s कैरेक्टर होते हैं या 1/2s कैरेक्टर होते हैं या 1/2s कैरेक्टर या फिर डी दिया गया है 2/3s कैरेक्टर। तो आपको ध्यान देना है कि एक sp3 संकरण में जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, 1/4s कैरेक्टर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल बॉन्ड द एंगल इज मिनिमम बिटवीन। इनमें से आपको बताना है कि ऑर्बिटल बॉन्ड एंगल इज मिनिमम, इनमें से किस ऑर्बिटल का जो बॉन्ड एंगल है वो मिनिमम होगा, sp3 ऑर्बिटल बॉन्ड या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है px py ऑर्बिटल या फिर दिया गया है हाइड्रोजन यानी H2O इन वाटर यानी पानी का या sp बॉन्ड का। तो आपको ध्यान रखना है इसमें एमंग ऑर्बिटल बॉन्ड एंगल जो मिनिमम होगा वो px एंड py ऑर्बिटल का होगा। ठीक है, यानी ऑर्बिटल बॉन्ड द एंगल इज मिनिमम बिटवीन px एंड py ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुपातिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुपातिक है। तो आपको ध्यान रखना है घटना बीम की तीव्रता, क्या याद है, घटना बीम की तीव्रता जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या का अनुपातिक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, द करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन विथ ई एज टोटल एनर्जी वाई एज द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके लिए, जिसका एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन के लिए जिसकी एनर्जी क्या दी गई, टोटल एनर्जी ई दी गई है और वाई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसमें आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का आपको करेक्ट इक्वेशन बताना है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का करेक्ट इक्वेशन क्या है, आप सबको पता होना चाहिए कि डेल टू साई अपॉन डेल टू एक्स, इसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस डेल टू साई अपॉन डेल टू आई प्लस डेल टू साई अपॉन डेल टू जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का करेक्ट रिलेशन है, सही संबंध है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन था कि ई कुल ऊर्जा है और वाई स्थितिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो श्रोडिंगर तरंग का समीकरण होगा वो क्या होगा, तो वो होगा डेल टू साई अपॉन डेल टू एक्स प्लस डेल टू साई अपॉन डेल टू आई प्लस डेल टू साई अपॉन डेल टू जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि इन लीनियर मोमेंटम सिग्निफाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल वेवलेंथ लैम्डा सिग्निफाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक संवेग इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को दर्शाता है जबकि तरंग दैर्ध्य क्रमशः इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को दर्शाता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन दिया गया कण तरंग तरंग, कण तरंग या फिर कण तरंग। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आप फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। तो आपको ध्यान रखना है द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिग्निफाइज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहले ऑप्शन में सिग्निफाई पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन while wavelength lambda signify the wave nature of electron respectively। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या फिल होगा, यहाँ पर फिल होगा पार्टिकल। ठीक है, द लीनियर मोमेंटम सिग्निफाई पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन while wavelength lambda signify wave nature of electron respectively। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जो कि हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है एस ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल एंड पी ऑर्बिटल आर शेप्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है
कि इसमें s ऑर्बिटल क्या होगा, इसमें s ऑर्बिटल आर क्या होगा, स्पेरिकली होगा, सिमेट्रिकल, एंड p ऑर्बिटल आर डम्बल शेप का होगा या फिर स्पेरिकली होगा, ये आपको बताना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है x जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल आर स्पेरिकली सिमेट्रिकल एंड p ऑर्बिटल और ऑफ द डम्बबेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। पहले में यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया गया यहाँ पर स्पेरिकली फिल होगा और दूसरे में फिल होगा डम्बेल। ओके, यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए क्लियर है इतनी चीजें, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रोगली इक्वेशन इज, डी ब्रोगली का क्या पूछा गया, इक्वेशन पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। तो डी ब्रोगली का इक्वेशन आप सबको पता है क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। ठीक है, क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, ये डी ब्रोगली का तरंग समीकरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल हेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल हेंस, यानी कि इट इज द डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट या एंगुलर डिपेंडेंट या बोथ करेक्ट या बोथ इनकरेक्ट। तो आपको बता दें एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल हेंस इट इज द डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट। ये क्या होते हैं, ये डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए एस ऑर्बिटल स्पेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द बॉन्ड एंगल ऑफ 110, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि 111 डिग्री दिया गया है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वो 111 डिग्री है। अब बॉन्ड एंगल निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और बॉन्ड एंगल निकालने के लिए मैंने वीडियो आपको बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल 111 डिग्री आएगा वो आएगा Cl2O का, Cl2O का आएगा बॉन्ड एंगल 111 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेड बाय। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ये सबसे अच्छा एक्सप्लेन कौन करता है, सबसे अच्छा कौन बताता है, कौन सी थ्योरी ये करेक्टली बता पाती है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है। पहला ऑप्शन दिया गया आपका वेस्पर थ्योरी, वर्नर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसका निर्धारण सबसे अच्छा जो कर पाता है वो MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये अच्छे से डिफाइन कर पाती है या बता पाती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, एक प्रकार का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज द पैरामैग्नेटिक, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि इनमें से आपको बताना है कि किसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे N2+ है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 नहीं हो सकती, प्लस चार्ज लगा या माइनस होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का आप सबको पता है क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें भी नहीं आएगी। C2 दिया गया है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है B2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसके पास, B2 के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आप लोग को आता भी होगा, लगभग सभी लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना तो आप एक बार जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो है थ्योरी की, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी पता है तो आप एटॉमिक नंबर निकालेंगे, एटॉमिक नंबर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या दिख जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2।
O2 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको इसमें बताना है कि O2 के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है O2 के आइसो इलेक्ट्रॉनिक N2 है। क्या है? N2 जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके? O2 के। ओके, चलिए अगला प्रश्न है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आप लोग सीख लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट में मैं जो है आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, एक बार आप जरूर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लीजिएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालेंगे ना तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.0। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा था, तो वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आएगा। तो एक बार बॉन्ड ऑर्डर निकालना आप लोग देख लीजिएगा, संकरण निकालना आप ध्यान दे लीजिएगा, और उसके बाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करना। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दोस्तों इसमें क्लियर नहीं होगा, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की अगर आपको क्लियर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जाओं का सही बढ़ता क्रम इनमें पूछा गया है कि वैद्युत विकिरण की ऊर्जा का सही बढ़ता क्रम क्या है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले आएगा रेडियो वेव। क्या आएगा? रेडियो वेव आएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है लेस देन क्या दिया गया है? लेस देन इंफ्रारेड, फिर लेस देन विजिबल, फिर आएगा एक्सरे। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका यह करेक्ट हो जाएगा। किसके सापेक्ष में? वैद्युत चुंबकीय विकिरण की सही ऊर्जाओं के क्रम में। यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है विच मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर माइक्रोवेव एज वेल एज इंफ्रारेड एक्टिव। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा अणु माइक्रोवेव के साथ एक साथ है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कौन सा? Br2, ऑप्शन बी कह रहा है H2, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या फिर CH2। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, HBr। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा अणु माइक्रोवेव के साथ एक साथ है? तो वो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम H2O, जिसमें दिया गया नॉन लीनियर इस। H2O में स्वतंत्रता की अनुवाद, घूर्णी और कंपन डिग्री की संख्या आपको बतानी है कि क्या होगी। तो ध्यान रखेंगे इसमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल की संख्या H2O में 3 आएगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी वाइब्रेशनल रोटेशनल की संख्या क्या आएगी? 3 आएगी। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। H2O में स्वतंत्रता की अनुवाद, घूर्णी, कंपन डिग्री की संख्या जो है वो 3 आएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट ऑफ द रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु घूर्णी यानी कि शुद्ध घूर्णी माइक्रोवेव में ही दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया HCl, CO, CH3Cl, NH4, ClS। तो इनमें से सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? NH4Cl आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनमें से NH4Cl माइक्रोवेव शुद्ध घूर्णी माइक्रोवेव में ही दिखाया जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो ए वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। निम्नलिखित में से कौन सा अणु कंपनिक रोमन या रमन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेगा? H2, HCl, या फिर CO, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सभी, इनमें से सभी मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम शो करेंगे, H2, HCl, CO। ओके, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है द अलाउड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्ट्रॉन्ग इन Cl2 विल बी। ठीक है, Cl2 में अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक संकरण मजबूत होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
क्या क्वेश्चन कह रहा है कि Cl में जो अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा वो सबसे मजबूत किसमें होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा भी गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2 सिग्मा स्टार आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। ये Cl में अनुमानित इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जो मजबूत होगा वो सिग्मा 2 सिग्मा स्टार में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है। आपके पास मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लाने वाला हूँ, राजा महन प्रताप और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का भी क्वेश्चन है, पेपर है मेरे पास, वो तीनों आपको सॉल्व कराऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि सब में लगभग पूछा ही गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा ही गया था, जिसमें पूछा गया था द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा इज। शुद्ध घूर्णी रोमन स्पेक्ट्रम के लिए, रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन का नियम पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चयन का जो नियम है वो डीजे इक्वल टू, माफ कीजिएगा, डेल जे इक्वल टू 0 ± 2 0। ओके, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध घूर्णी रमन स्पेक्ट्रम के लिए जो चयन का नियम है वो है डेल जे इक्वल टू 0 ± 2। आपका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज वेरी एंड इज द ऑर्डर ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए आवश्यक समय पर बहुत कम है और यह दिखाया जाता है कितने सेकंड में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो आवश्यक समय बहुत कम जो समय है वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे कम समय हो जाएगा वो 10⁻16 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए आवश्यक समय है जो कि बहुत ही कम समय है, 10⁻16 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहीमर ऑप्टिमेशन विच एनर्जी डज नॉट क्वांटाइज। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि बॉर्न ओपेनहीमर ऑप्टिमेशन के द्वारा कौन सी एनर्जी नहीं रिलीज होती है। ऑप्शन ए दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी या फिर रोटेशनल एनर्जी। तो आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहीमर ऑप्टिमेशन व्हिच एनर्जी डज नॉट क्वांटाइज, तो इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी आपको ध्यान रखना है। ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होगी वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये डीडीयू विश्वविद्यालय में पूछा गया था, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में आया था, आगरा विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है, MGPRU विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है, कानपुर विश्वविद्यालय में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन था द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेव नंबर इज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा आप सब लोग, क्योंकि ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें से रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेव नंबर इज B = CB²। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है, ये आपको ध्यान रखना है। BBIP प्रश्न है, कई बार का रिपीटेड है। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांसनेशनल माफ कीजिएगा विच ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन अल्ट्रा वायलेट आर। यानी इनमें से कौन सा ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है अल्ट्रा वायलेट में। तो इनमें से आपको कौन सा ध्यान रखना है, ऑप्शन सी N2 सिग्मा स्टार जो है ये पॉसिबल नहीं है, बाकी सभी पॉसिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा स्टार ये सबसे स्ट्रांग होता है, यहाँ पर पाई से पाई स्टार और N से स्टार। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नो ब्रेक्स रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरे फ्रॉम क्रिस्टल विल बी ऑब्जर्व इट DHKL इज स्मॉलर देन। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्रिस्टल द्वारा एक्सरे का वेग परिवर्तन नहीं प्रदर्शित होता है यदि DKL छोटा है, किससे, लैम्डा से, λ/2 से, या फिर ऑप्शन दिया गया λ/3 या ऑप्शन दिया गया λ/4। तो इनमें आपको ध्यान रखना है, करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी λ/2। ओके, कौन सा सही हो जाएगा, एक क्रिस्टल द्वारा एक्सरे में जो वेग परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होगा वो दिया गया है λ/2 का, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट ये जो है
न्यूमेरिकल से संबंधित है तो यहाँ पर संभव नहीं है। मैं न्यूमेरिकल के लिए एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इंटरफेरोग्राम इज ए प्लॉट ऑफ इसेंटली वायरस। दिया गया है इंटरफेरोग्राम इसेंटली ग्राफ प्लॉट करता है ऑफ इसेंटली वायरस, टाइम के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये टाइम के साथ। इंटरफेरोग्राम इज इसेंटली ए प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वायरस किसके साथ? टाइम के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्क्रैटिंग ऑफ लाइट वाज ऑब्जर्व बाई। स्क्रैटिंग ऑफ लाइट किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन आपके दिए गए डॉक्टर CB रमन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, या फेडरिक और रोनेटिजर के द्वारा, या फिर मैडम क्यूरी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्रैटिंग ऑफ लाइट वाज द ऑब्जर्व बाई डॉक्टर CB रमन। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर CB रमन के द्वारा स्क्रैटिंग ऑफ लाइट का टर्म दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन। जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए दिया गया है ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट पर, या फिर स्क्रैटिंग ऑफ लाइट पर। तो आपको ध्यान रखना है, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो पूरी तरह से आधारित है स्क्रैटिंग ऑफ लाइट पर। किस पर आधारित है? स्क्रैटिंग ऑफ लाइट पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इन्वॉल्व हम किसके अध्ययन के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है कि वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज के लिए, रोटेशनल एनर्जी चेंज के लिए, या वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल बोथ एनर्जी चेंज के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल बोथ एनर्जी के लिए चेंज करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज मेड टू फॉल ए सिंपल कंपाउंड द स्क्रैटेड लाइट में बी कंटेन लाइन ऑफ। यानी कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट बनती है और वो फॉल यानी गिरती है एक सिंपल कंपाउंड पे, तो जो स्क्रैटेड लाइट होती है वो में भी कंटेन किस लाइन में कंटेन करती है? इंफ्रा या इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, हाइगर फ्रीक्वेंसी, या ऑल ऑफ एबव। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑल ऑफ एबव उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब एक मोनोक्रोमेटिक बीम लाइट जो होती है वो फॉल होती है किसी भी सिंपल कंपाउंड पे या किसी भी सरफेस पे, तो जो स्क्रैटेड लाइट होती है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी और हाइगर फ्रीक्वेंसी की तरफ जा सकती है। इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सॉल्वेंट एक्सटेंशन इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव ऑफ टू लिक्विड। जो सॉल्वेंट एक्सटेंशन है वो किस पर बेस्ड है? किस दो लिक्विड पर? यहाँ पर है आउटडोर, या फिर टेक्सट्योर, या सॉल्वेबिलिटीज, या फिर कलर पर। तो चलिए इसका सही उत्तर कीजिएगा। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी लोग आप सभी प्रयास कीजिए किसका उत्तर देने का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सॉल्वेबिलिटीज आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सटेंशन इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव सॉल्वेबिलिटीज ऑफ टू लिक्विड्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में फिल किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यूजली वन ऑफ द सॉल्वेंट यूज इन द सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्रोसेस। यहाँ पर है ग्लू, या विस्कॉस, इनऑर्गेनिक, या फिर ऑर्गेनिक। तो आपको ध्यान देना है, यूजली वन ऑफ द सॉल्वेंट यूज इन द सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। ओके, ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्वेंट एक्सटेंशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन द एक्सटेंशन इज रिपीटेड विथ। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सटेंशन को बताना है कि मोर इफेक्टिव कब होता है? जब एक्सटेंशन रिपीटेड विथ स्मॉल सॉल्वेंट के साथ, लार्ज सॉल्वेंट के साथ, या फिर एक्स्ट्रा सॉल्वेंट के साथ होता है। तो आपको इसमें से सही उत्तर करना है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सॉल्वेंट एक्सटेंशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन द एक्सटेंशन इज रिपीटेड विथ स्मॉल सॉल्वेंट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस, एच, के या जी। तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर के आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है द ईथर लेयर, माफ कीजिएगा, द आइदर लेयर इज यूज टू सेपरेट फाइबर्स ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ या गैस के लिए या फिर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के लिए। तो इनमें से कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के लिए। द आइदर माफ कीजिएगा, ईथर लेयर इज यूज, ईथर का यूज हम किसके लिए करते हैं? ईथर लेयर का यूज हम करते हैं किसके लिए? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज सेपरेट करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज मेनली यूज फॉर, क्वेश्चन दिया गया है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है? इनऑर्गेनिक क्वांटिटी एनालिसिस के लिए या इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए या ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो मेनली यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए। किसके लिए किया जाता है? ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेरेंट आयन पीक इज आल्सो द बेस पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक या पेरेंट पीक, मॉलिक्यूलर पीक या एम प्लस आयन पीक व्हेन एम पेरेंट मॉलिक्यूल। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरेंट आयन पीक इज आल्सो द मॉलिक्यूलर आयन पीक। ऑप्शन बी में आपका करेक्ट उत्तर है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री रिलेटिव एविडेंस आर प्लॉटेड अगेंस्ट, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो रिलेटिव एविडेंस होते हैं उनको हम अगेंस्ट किस तरह से प्लॉट करते हैं? मास ऑफ आयन के सफिक्स में या मास ऑफ आयन एंड एनर्जी ऑफ आयन के सफिक्स में या फिर चेंज ऑफ आयन या वॉल्यूम ऑफ आयन। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मास एंड एनर्जी ऑफ आयन। ठीक है, करेक्ट उत्तर कौन सा है? बी वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि क्लोरीन एटम विल बी पीक इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन आयन के पास माफ कीजिएगा, क्लोरीन आइटम विल बी पीक इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ऑप्शन कितने पीक इसमें आएंगे? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पीक यहाँ पर दर्शाएगा क्लोरीन एटम। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड पार्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का सेकंड पार्ट क्या है? सिंपल इनलेट सिस्टम या फिर डिटेक्टर या आयन सोर्स या फिर मास एनालाइजर। तो इनमें से करेक्ट उत्तर आपको बताना है, सही जवाब बताना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आयन सोर्सेस। आयन सोर्सेस इज द सेकंड पार्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनको हमने सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी कि 2022-23 सत्र में, जो 2022-23 सत्र में आयोजित हुआ था क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद में आपको 2 और ऐसे ही मॉडल पेपर में प्रोवाइड कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, चैप्टर भी मैं करा दूंगा। आप सबका रिक्वायरमेंट था कि सर चैप्टर भी आप MCQ करा दीजिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ढेर सारा प्यार इस वीडियो पर देखिएगा और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर हमारा चैनल,
जहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।